निसर्गोपचार केंद्र विनोबा आश्रम गोत्री वडोदरा की ओर से आपका स्वागत है। प्रस्तुत व्याख्यान दिनांक 19 जनवरी 2020 को केंद्र द्वारा आयोजित सम्मेलन गांधी और आरोग्य में पद्मश्री डॉक्टर अभय बंग के द्वारा दिया गया था। पद्मश्री डॉक्टर अभय बंग सर्च द सोसाइटी फॉर एजुकेशन एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ संस्था गढ़चिरौली महाराष्ट्र के स्थापक और नियामक है। आप आदिवासी क्षेत्र में चिकित्सकीय सेवा कार्य के लिए जाने जाते हैं। आपका व्याख्यान का विषय है गांधी और स्वास्थ्य, मेरी उभरती समझ। धन्यवाद मेरे परिचय के लिए। यहाँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को संभव किया और मुझे निमंत्रित किया वो श्री डॉक्टर भरत शाह, कपिल शाह, निसर्गोपचार केंद्र विनोबा आश्रम, मुझसे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र और मेरे कम उम्र सभी साथी, सबको मैं धन्यवाद देकर आज जो मुझे बात कहनी है उसका शुरू में थोड़ा मैं एक दुरुस्ती कर दूं कि मैं आज जो बात करने की कोशिश करूंगा वो गांधी के स्वास्थ्य के बारे में, गांधी और स्वास्थ्य के बारे में मेरी समझ, मेरे काम के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। काम के बारे में तो बोलते ही रहता हूँ। कभी कभार मौका मिलता है कि गांधी के स्वास्थ्य के बारे में क्या कल्पना थी, गांधी विचार क्या था, तो आज मैं उसी पर फोकस करने वाला हूँ। मेरी अपनी सफ़र या मेरे काम के बारे में जिक्र आज नहीं करूँगा। मित्रों, आज का जो सामान्य नागरिक है उसकी हालत स्वास्थ्य के बारे में कैसी है। एक कहानी बहुत सालों पहले पढ़ी। एक जैन साधु है, तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या का तरीका ही बड़ा अजीब है। हिमालय में एक बड़ी चोटी पे एक खाई के किनारे एक पेड़ है। पेड़ की शाखा उस खाई में लटक रही है और उस शाखा को अपने दांत से पकड़ के ये साधु लटक रहा है। आंखों के सामने चित्र लाइए। अपने दांत से उस शाखा को पकड़ के वो लटक रहा है। नीचे बड़ी गहरी खाई है, उसकी साधना का प्रकार है। और वहां से एक राहगीर जा रहा है और वो साधु को पूछता है कि मुक्ति का मार्ग कौन सा है। अब साधु के सामने दिक्कत, मुंह नहीं खोले तो ये तो साधक का धर्म। किसी ने अगर पूछा है रास्ता मुक्ति का और नहीं बोले तो भी पतन, और मुंह खोले तो भी पतन। तो जैन साधु की जैसी हालत है वैसी कुछ हालत आज स्वास्थ्य के बारे में भारत के सामान्य नागरिक की है। जब बीमार वो होता है, वो अस्पताल नहीं जाए तो भी मृत्यु, और अगर अस्पताल जाए तो 7 पीढ़ी कर्जे में डूबेगी और आर्थिक मृत्यु। इस पार भी मृत्यु, उस पार भी मृत्यु। मेडिकल टेक्नोलॉजी ने इतने तरह तरह की डायग्नोस्टिक टेस्ट और उपाय ईजाद किए हैं, और जैसे कोई शोरूम में चीज़ें रखी हुई होती है और हम रास्ते से जाने वाला देखता है और ललचाता है, ये खरीदूं वो खरीदूं। जी, ललचाता तो बहुत है, लेकिन हर चीज़ पे कीमत के भारी भारी लेबल लगे हैं। आज के मेडिकल उपचारों पर भी कीमत के बड़े भारी लेबल लगे हैं। टेक्नोलॉजी संभव तो बहुत कुछ करती है। जो मेरी नानी ने कभी कल्पना नहीं की होगी ऐसी चीज़ें आज मेडिकल टेक्नोलॉजी और दवाइयाँ संभव कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स आए, स्टेरॉइड्स आए, ट्रांसप्लांट्स आए, एंजियोप्लास्टीज आई, बाईपास सर्जरी आई, कैंसर थेरेपी आई, असंभव को संभव करने वाली थेरेपीज आ रही हैं। लेकिन हर चीज पर कीमत के लेबल लगे हैं। तो सामान्य आदमी क्या करे?
आज के आरोग्य व्यवस्था बड़ी मुश्किल होती जा रही है, और जैसे जैसे बीमारियों का स्वरूप इन्फेक्शन से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की ओर जा रहा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, मेंटल डिसीजेस, तो ये और भी मुश्किल होते जा रहा है। दूसरी दिक्कत आरोग्य व्यवस्था के बारे में ये है कि भारत के बहुत बड़े तबके को वो उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार की ट्राइबल हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी का मैं अध्यक्ष था। भारत में 11 करोड़ आदिवासी हैं और आदिवासियों को आरोग्य सेवा पूरे भारत में सबसे कम उपलब्ध है। उनकी आरोग्य स्थिति सबसे खराब है, लेकिन आरोग्य व्यवस्था सबसे कम उपलब्ध है। हेल्थ केयर का अर्थशास्त्र भी बड़ा अजीब है। अर्थशास्त्र ऐसा अजीब है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार हर साल भारत में करीबन 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे ढकेले जाते हैं, गरीब हो जाते हैं मेडिकल केयर की कॉस्ट के कारण। तो मेडिकल केयर की कॉस्ट ये गरीबी निर्मित का सबसे बड़े कारणों में से एक कारण आज हो चुका है। और फिर भी मेडिकल केयर के कारण जीडीपी बढ़ता है, ऐसा कहते हैं। ये मेडिकल केयर का अर्थशास्त्र बड़ा अजीब है। देखिए, आप अगर टोबैको खाते हैं तो देश का इनकम बढ़ता है। टोबैको किसान को भी मिला, दुकानदार को भी मिला, तो आपने टोबैको खाया, देश का इनकम बढ़ा। फिर आपको कैंसर हुआ, डायग्नोसिस करना पड़ा, एमआरआई करना पड़ा, देश का इनकम बढ़ा। फिर आपकी कैंसर ट्रीटमेंट हुई, डॉक्टर का, हॉस्पिटल का इनकम बढ़ा, देश का इनकम बढ़ा। फिर मेडिकल इंश्योरेंस ने उसको रियम्बर्स किया, इंश्योरेंस कंपनी को कमीशन मिला, देश का इनकम बढ़ा। आप मर गए तो भी देश का इनकम बढ़ा, क्योंकि मौत के लिए कुछ सामान तो खरीदना पड़ा। तो यह बड़ा अजीब मामला है कि यहाँ सामान्य आदमी बीमार पड़े, मरे तो भी देश का जीडीपी बढ़ता है। तो बीमारी के साथ साथ देश का जीडीपी बढ़ता है। भारत का जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बीमारी का अर्थशास्त्र ऐसा अजीब है। आज भारत में करीबन, मोटा मोटा कह रहा हूँ आंकड़ा, करीबन 1200 रुपया पर कैपिटा पर ईयर हेल्थ केयर कॉस्ट है, एवरेज। करीब 10 साल पहले भारत सरकार ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप अपॉइंट किया कि भारत का आगे की स्वास्थ्य का चित्र क्या हो। मैं उसका एक सदस्य था। उस समय हमने जो आंकड़ा निकाला था 1000 रुपया पर कैपिटा पर ईयर था। अभी वो बढ़ गया होगा 1200 से 1400 के बीच में पर कैपिटा पर ईयर। इसका मतलब हुआ $20। लेकिन जिस अमेरिका की आरोग्य व्यवस्था की हम कॉपी कर रहे हैं, अमेरिका का पर कैपिटा पर ईयर हेल्थ केयर कॉस्ट $10,000 है। खुद अमेरिका को भी यह असंभव सा महसूस होता है, और मैकेंजी कंपनी ने अमेरिका की हेल्थ केयर कॉस्ट का जो मॉडल है, जिस ढंग से उसमें बढ़ाव आते जा रहा है कॉस्ट में, फॉर सेवरल रीजंस, उस पर से प्रोजेक्शन किया है कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है और डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की जो कॉस्ट बढ़ती है, तो आज अमेरिका का 17% जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्चा होता है। भारत का 5 से 6%, और भारत का जीडीपी, अमेरिका का जीडीपी भारत से करीब 10 गुना है, और अमेरिका का 17% जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है। अमेरिका भी चरमरा जाता है। और मैकेंजी कंपनी ने प्रेडिक्शन किया है, और ये डेवॉस में उन्होंने प्रेजेंट किया है, कि इसी ढंग से अगर मेडिकल केयर कॉस्ट अमेरिका की बढ़ती रही तो 2050 साल में अमेरिका का 48% जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्चा होगा, और सन 2100 में अमेरिका का 97% जीडीपी मेडिकल केयर पे ही खर्चा होगा, जो असंभव बात है। लेकिन मेडिकल केयर कॉस्ट का और मेडिकल केयर का जो अमेरिकन मॉडल है, उसका इकोनॉमिक्स हमको किस कगार पे ले जाता है, इसके लिए मैंने आपके साथ आंकड़े शेयर किए। तो हमारे लिए, भारत के लिए सवाल ये पैदा होता है कि 140 करोड़ लोगों को
जो करीबन 10 लाख गांवों में, झोपड़ियों में, झोपड़पट्टियों में लोकेशंस पे रहते हैं, इनको सभी को मिल सके ऐसी हेल्थ केयर क्या हो? तो हमको अन्य पर्यायों की खोज करना बड़ा आवश्यक हो जाता है, और इसलिए हम गांधी की ओर मुड़ते हैं। गांधी की ओर सिर्फ हम ही नहीं मुड़ते हैं। आज दुनिया में गांधी के बारे में क्या स्थिति है, ये समझने के लिए शायद गुजरात बड़ी अच्छी जगह नहीं है, और शायद भारत भी अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि भारत में आज गांधी को गाली देना ये फैशन हो चुका है। लेकिन आज से 10 साल पहले 2008 में एक परिषद के लिए मैं और रानी लंदन गए थे। परिषद जरा ऊंचे लोगों की थी, तो परिषद के सभी मेहमानों को पहले रानी के पैलेस में ले गए, वहाँ राजकुमार ने हमारा स्वागत किया। फिर बाद में हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में ले गए, वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हमारा रिसेप्शन हुआ। तो मैं बहुत अनईजी था, ऐसी चीज़ों को हमारा हर रोज़ का थोड़ी ना अनुभव है। इन लोगों के साथ तो मैं बहुत आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रहा था। जब हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से बाहर निकले तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने एक त्रिकोणी खाली जगह है, और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे खड़े होकर हाथ में प्लेकार्ड लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। मुझे लगा ये अपने आदमी है, तो मैंने डेलीगेशन को छोड़ दिया और वो जो प्रोटेस्ट वाले थे उनके पास गया। उन प्रोटेस्ट वालों में 3 तरह के गुट थे। एक गुट था, ये 2008 की बात है, जो कह रहा था, शांतितावादी था, कि इराक में से सेना वापस लो। दूसरा गुट था वो पर्यावरणवादी था, क्योटो प्रोटोकॉल साइन करो। और तीसरा गुट जो था वो लेबर मूवमेंट वाला था कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाओ। 3 भिन्न ग्रुप जिनका अपने आप से कोई ताल्लुक नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके पीछे लेकिन एक बड़ा भारी कॉमन बैनर लगा था, और उस पर लिखा था, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, महात्मा गांधी। मुझे लगा कि मरने के 60 साल बाद भी बूढ़ा अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने खड़ा होकर चैलेंज कर रहा है। ये गांधी की ताकत है। इसलिए आज जहां जहां भी जाता हूं विदेशों में, बाइबल के नीचे अगर सबसे ज्यादा कोई चीज कोट की जाती है तो वो गांधी के वचन है, गांधी के विचार है। तो हम जो मेडिकल केयर वाले, हेल्थ केयर वाले हैं, इनके लिए भी बड़ा उपयुक्त तो होगा हम थोड़ा अगर मुड़ के देखें गांधी के विचार। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी पिछले साल गांधी 150 के बहाने गांधी और हेल्थ नाम का एक वॉल्यूम, स्पेशल वॉल्यूम बनाया, जिसका मैं गेस्ट एडिटर था। तो उस बहाने गांधी का स्वास्थ्य का क्या विचार है, इस पर एक संकलन करने की शुरुआत भारत में हुई है। मेरी जो गांधी के बारे में समझ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गांधी के बारे में समझ, मेरे काम के बारे में नहीं। तो गांधी के बारे में एक तो है, दिक्कत यह है कि कौन सा गांधी हम पकड़ें। वो जो हाथी और 7 अंधों की कहानी है, 7 अंधे हैं, तो हाथी क्या होता है, तो किसी को हाथी पैर को हाथ लगाता है, कहता है हाथी खंबे जैसा होता है। कोई पूंछ को हाथ लगाता है, अंधा ही है, तो कहता है हाथी ब्रश जैसा होता है। कोई सूंड को लगाता है, कोई कान को लगाता है। तो जो जहाँ का हाथी को हाथ लगाता है वही गांधी है, वही हाथी है। तो हम सबका जो दर्शन है गांधी के बारे में बड़ा अधूरा अधूरा सा है, और उस अधूरे अधूरे दर्शन में से पूरे गांधी का चित्र खड़ा करना वैसे ही मुश्किल काम है। लेकिन मेरी अपनी समझ तो गांधी के बारे में अलग अलग जिंदगी के अलग अलग मोड़ पे अलग अलग ढंग से हुई। मैं गांधी के आश्रम में ही बड़ा हुआ। अब पूरे गांधी के बारे में बात नहीं करूंगा, गांधी और सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा। दुर्भाग्य से मेरी माँ और मेरी नानी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की बड़ी भक्त थी। और आपको क्या कहूँ, किसी बच्चे की माँ और नानी अगर नेचुरोपैथी वाली और आयुर्वेद वाली होती है तो जिंदगी हेल बन जाती है।
अरे हर चीज में हमको वो उपवास कराए, कड़वे नीम की पत्ती खिलाए या तो एनिमा दे। तो मैं तो बचपन में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का इतना हेट्रेड करता था, इसलिए जब मेडिकल में जाने का मौका आया तो मेरे माँ पिताजी चाहते थे कि मैं नेचुरोपैथी की जाऊं, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेडिकल में गया। मेडिकल के बाद में तो मेडिकल विज्ञान का एक अपना नशा होता है। आप विज्ञान सीखते हैं, साइंस पे आधारित सीखते हैं, नई नई बातें सीखते हैं, क्लिनिकल मेडिसिन, थियोरेटिकल मेडिसिन। अगले कई साल यही करते रहा। मेडिकल कॉलेज में जब था तब एक बार हिंद स्वराज पढ़ना शुरू किया। ये पहली बार हिंद स्वराज पढ़ रहा था और उसमें गांधी का डॉक्टर के बारे में एक चैप्टर आता है। मेडिकल स्टूडेंट था तो बड़ा अभिमान था अपने व्यवसाय के बारे में। तो गांधी ने डॉक्टरों पे इतनी तीव्र टीका की है कि वो किताब मैंने अधूरी छोड़ दी। उसके बाद कई बार पढ़ने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर के चैप्टर पे आया कि मेरी गाड़ी अटक जाती थी। इतना अपमान मैं सहन नहीं कर पाता था और किताब को छोड़ देता था। तो मैं हिंद स्वराज तब पूरा पढ़ भी नहीं पाया। बाद में मेडिसिन में एमडी किया, फिर पब्लिक हेल्थ किया यूएस से। तो गांधी तो कहीं पीछे छूट गया, कहीं पुरानी यादों में रह गया। बस शायद इतना ही उसका असर जरूर रहा कि गांधी ने कहा था गांव की सेवा करो। अभी जिक्र किया गया है कि हमारे पिताजी को वो यूएसए जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो गांधी जी ने ये कहा कि अर्थशास्त्र सीखना है तो भारत के देहातों में जाओ। वो लेकिन प्रतिध्वनि मेरे कानों में हमेशा ही रहा। तो जब अमेरिका से लौटे तो भारत के देहातों में जाओ, इसलिए गढ़चिरौली में जाके काम तो करते रहे, लेकिन काम भी मेडिकल विज्ञान के, पब्लिक हेल्थ विज्ञान के साथ बड़ी तीव्रता से किया। और हुआ ऐसे एक दिन की 44 साल की उम्र में मुझे हार्ट अटैक आया। और जब मेरी एंजियोप्लास्टी की जा रही थी तो मेरी कोरोनरी आर्टरी फट गई। मेरे आंखों पे कोई पर्दा नहीं था, तो एंजियोग्राफी स्क्रीन पे देख सकता था और देख भी रहा था कि आर्टरी फट गई। ये सोचा कि शायद अगले क्षण मैं नहीं रहूंगा, ये शायद मेरा आखिरी क्षण है। और आश्चर्य ये कि उस क्षण मुझे गांधी के आश्रम में बचपन में जो प्रार्थना कहते थे वो याद आई। मांगी नहीं थी, कोई गांधी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन जब अगले क्षण मरना है तो शायद मन वापस बचपन में गया और गांधी के आश्रम में जो ईशावास्योपनिषद हम गाया करते थे, बस वही याद आया। बच तो गया उस समय एंजियोप्लास्टी टेबल से, लेकिन मैं 44 साल की उम्र में मरना नहीं चाहता था, बहुत डेस्परेट था। और जीवन में शायद पहली बार डॉक्टर की भूमिका से बदल के रुग्ण की भूमिका में गया था। तो मरना नहीं था तो खोज करने लगा कि नहीं कैसे मरूं और हृदय रोग से मुक्ति कैसे पाऊं। और उस समय यकायक कई चीज़ें शायद डिस्टाइंड होती है, तो डीन ऑर्निश नाम के एक अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट की एक किताब रिवर्सिंग हार्ट डिसीज मेरे हाथ लगी। और हार्ट डिसीज से, कोरोनरी हार्ट डिसीज से रिवर्सल का जो प्रोग्राम उसने सुझाया था और जो प्रोग्राम पे उसने कंट्रोल ट्रायल करके जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जामा के इसमें प्रकाशित किया था, वो ट्रायल थी कि जीवन पद्धति बदलकर कैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज रिवर्स किया जाता है। उस किताब का अनुसरण करके धीरे 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 अपने हार्ट डिसीज से बाहर आने की मैंने कोशिश की। और वो जो रिवर्सल ऑफ हार्ट डिसीज का ऑर्निश का प्रोग्राम था, वो तो मानो वही था जो मैं गांधी के आश्रम में बचपन में जिया करता था। तो मैं फिर से आके गांधी के कुटी के सामने खड़ा हो गया। मेडिकल साइंस के कारण नहीं, मेडिकल साइंस की मर्यादाओं को अनुभव करने के बाद में फिर से जिंदा रहने के लिए, हृदय मुक्ति पाने के लिए वही आहार में परिवर्तन, वही निरोगी जीवन शैली, वही व्यायाम, वही योग,
वही शरीर श्रम, वही मनस शुद्धि, वही प्रार्थना, वही गांधी के एकादश व्रत। फिर से आके मैं गांधी के दरवाजे पे खड़ा हो गया और गांधी के बारे में ज़्यादा गंभीरता से उनके आरोग्य के विचार समझने की कोशिश करने लगा। तो ये होने के लिए मेरी ज़िंदगी के 50 साल गुजरने लगे। ज़िंदगी के 50 साल के बाद गांधी का जो आरोग्य विचार है वो समझने की जब मैंने कोशिश की तो मैंने क्या पाया, ये आज आपके साथ शेयर करने का विचार है। इसलिए अभी तक जो मैंने कहा ये तो गीता का पहला अध्याय हुआ कि अर्जुन सवाल कैसे पूछता है। वो अर्जुन था, वीर था, महावीर था, लेकिन उसको गीता तभी मिली जब मन में तीव्र सवाल पैदा हुआ। तो गांधी के तो पड़ोस में ही मैं बढ़ा था, गांधी के कुटी में ही मैं पला था, लेकिन फिर भी गांधी दिखाई नहीं दिया था, अंधा था मैं। लेकिन जैसे गीता के कुरुक्षेत्र पे जैसे अर्जुन को सवाल हुआ, वैसे मेरे हृदय रोग ने मेरे सामने जो सवाल खड़ा कर दिया, उसके बाद गांधी का जो दर्शन हुआ। अब गांधी को स्वास्थ्य के बारे में गहरी दिलचस्पी है। बड़ी अजीब बात है, बड़ा व्यस्त आदमी है, 2-2 मिनट का हिसाब रखता है। हमारे पिताजी जब उनको मिलने गए थे, वो जो एपिसोड इन्होंने बताया, जब पिताजी को 2 मिनट का समय दिया गया था गांधी जी से मिलने के लिए, तो 2-2 मिनट की अपॉइंटमेंट दिया करते थे। इतनी समय की कमी थी और फिर भी गांधी, आपको गांधी फिल्म का वो प्रसंग याद है कि मुझे पता नहीं, मीटिंग चल रही है कांग्रेस की, देश के बारे में बड़ी कोई महत्व की मीटिंग चल रही है और 5 बज जाते गांधी घड़ी देखते हैं और उठ के चलने लगते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, बापू आप कहाँ जा रहे हैं, इतनी बड़ी देश की बड़ा निर्णय लेना है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो गांधी कहते हैं, हाँ लेकिन बकरी की टांग में मोच आ गई है, उसको सेक देने का समय है मेरा अभी। तो देश का आंदोलन, कांग्रेस के निर्णय, ये जितने महत्व के हैं उतने ही बकरी की टांग में मोच आ गई, वो भी उतना ही महत्व का है। तो गांधी को स्वास्थ्य में तो गहरी दिलचस्पी है। आप अगर आत्मकथा पढ़ें गांधी की तो उसमें जिक्र आता है कि कुमार अवस्था में वो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बने। उसका एक महत्व का कारण कि जिंदा प्राणियों का डिसेक्शन करना पड़ता है, विविसेक्शन करना पड़ता है, और ये उनके अहिंसक मन को, संस्कार को बिल्कुल ही रास नहीं आया। तो डॉक्टर नहीं बनने का कारण अहिंसा था, लेकिन डॉक्टर बनना तो चाहते थे। जिंदगी भर ये शौक उन्होंने बड़े प्रेम से पाला। दक्षिण अफ्रीका में थे तब बोर युद्ध में और बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जो मेडिकल एम्बुलेंस कोर थी उसमें बिल्कुल फ्रंट पे काम किया। तो मेडिकल केयर के लिए तो अपनी जान भी खतरे में डाली। उनके आत्मकथा में कई बार हम जिक्र पढ़ते हैं, कस्तूरबा का भी इलाज किया, मणिलाल उनके अपने जो बेटे थे 2 नंबर के बेटे, उसका भी इलाज किया। गांधी जी की जो सेवाग्राम में बापू कुटी है, वहाँ पे 3 कमरे हैं कुल। उसमें एक बापू का ड्राइंग रूम, 8 फुट बाय 8 फुट साइज का एक ड्राइंग रूम है, फिर दूसरा बीच में का कमरा है, और तीसरा जो कमरा है वो क्लिनिक का कमरा है। तो गांधी की छोटी सी कुटिया में भी एक कमरा क्लिनिक को डिवोट किया हुआ है, जहां गांधी जी मरीजों का इलाज करते थे। और मरीज है कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो गांधी जी का इलाज करने का शौक तो था, लेकिन एक बार तो कसौटी हुई। गांधी जी सेवाग्राम आश्रम में थे, शाम को सुबह घूमने निकले और बस आश्रम बाहर ही एक पेड़ के नीचे से एकदम एक देह उठी और उसने गांधी के चरणों पे अपने आप को झोंक दिया। उंगलियां झड़ गई है, नाक झड़ गया है, चेहरा भयानक हो चुका है। ऐसा एक लेप्रेसी का पेशेंट था। और उसने कहा कि बापू आपने मुझे पहचाना नहीं। गांधी जी ने कहा नहीं भैया, नहीं पहचाना। तो बोले मैं परचूरे शास्त्री हूं। ये परचूरे शास्त्री पूना के एक संस्कृत तज्ञ थे, स्वातंत्र्य आंदोलन में हिस्सा लिया। साबरमती आश्रम में कुछ साल तक गांधी के साथ रहे थे, फिर बाद में हिमालय निकल गए। लेप्रेसी हो गई
पूरे परिवार ने छोड़ दिया। जब बहुत विकलांग हो गए तो आखिरी मरने के लिए उन्होंने कहा, बापू मैं मरने के लिए आपके पास आया हूं। गांधी के सामने बड़ी पेशोपेश। तो गांधी ने उनको तो उसी समय पेड़ के नीचे ही व्यवस्था की, लेकिन आश्रम में आके सब साथियों को इकट्ठा किया और ये पूछा कि ये परचूरे शास्त्री आया है, कुष्ठ रोग लेके आया है, ये संक्रामक बीमारी है, मैं इसको आश्रम में रखना चाहता हूं, लेकिन आपकी सबकी अनुमति हो तभी भी रख पाऊंगा, क्योंकि बीमारी का खतरा तो सभी को लेना पड़ेगा। आश्रम के सब लोगों की अनुमति लेके बापू ने अपने कुटी से हार्डली 100 फीट अंतर पे परचूरे शास्त्री के लिए कुटी बनाई। और आपने वो फोटो देखा होगा, हर रोज सुबह शाम ये गांधी, जिसका एक एक मिनट का समय इतना मूल्यवान था, जाके परचूरे शास्त्री की, उस समय लेप्रेसी के लिए एक तेल था, चौलमुग्रा ऑयल और हिडनोकार्पस ऑयल नाम के 2 तेल हुआ करते थे, गांधी उससे इसकी मालिश करते थे। और वो अमर फोटोग्राफ निकला जिसमें गांधी खुद परचूरे शास्त्री के एक लेप्रेसी पेशेंट के पैरों की मालिश कर रहे हैं। बाइबल में ये कहानी मिलती है कि यीशु ख्रिस्त ने कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा की, उनका दुख का हरण किया। उसके 2000 वर्षों बाद एक दूसरे यीशु ख्राइस्ट ने ये लेप्रेसी के पेशेंट की सेवा की। तो गांधी का स्वास्थ्य में दिलचस्पी तो बड़ी गहरी थी। 1946 में अपनी ट्रीटमेंट के लिए पूना गए। वहाँ डॉक्टर दलाल नाम के एक नेचुरोपैथ थे, उनसे इलाज लेने गए। लेकिन गांधी जी ने तब ऐसे कहा कि ये सिर्फ मेरा इलाज काफ़ी नहीं है, स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या होने वाली है। 1946 है, फ्रीडम मिलने वाला है। तो उन्होंने नेचर क्योर ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट स्थापन किया, खुद इसकी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, खुद उसके अध्यक्ष बने। ये गांधी के द्वारा स्थापित आखिरी संस्था है और उसका मिशन ये कि भारत के देहातों के लोगों को स्वास्थ्य सेवा कैसी मिलेगी, ये संस्था का इसका मॉडल विकसित करना। लेकिन इतने पे रुके नहीं, उन्होंने एक देहात खोजा उरड़ी कांचन नाम का, पूना से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर। वहाँ जाके रहे और वहाँ जाके निसर्गोपचार का क्लिनिक चलाया 8 दिन कि देहात के लोगों को स्वास्थ्य सेवा कैसी दी जा सकती है, इसका नया तरीका, इसका रास्ता मुझे खोजना है। गांधी के जीवन का ये एक आखिरी मिशन जब चल रहा था, तभी दिल्ली से बुलावा आया। पार्टीशन के बारे में, फ्रीडम के बारे में वॉइसराय चर्चा करना चाहते थे और ज़बरदस्ती से ट्रेन भेज के उनको ले गए। और गांधी जो गए तो जाते समय कह के गए कि ये लौट के ये मिशन मुझे आगे करना है, भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा विकसित करनी है। कभी आ नहीं पाए। तो गांधी का ये जो अधूरा रहा हुआ मिशन है, उस मिशन के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आरोग्य की कुंजी नाम की जो उन्होंने किताब लिखी है, और उनको खुद को ही बड़ा आश्चर्य हुआ है कि ये किताब इतनी क्यों पॉपुलर हो गई। उन्होंने लिखा है प्रस्तावना में कि मैंने ऐसी लिख डाली थी, तो लेकिन बहुत पॉपुलर हो गई। मेरी किसी भी किताब से, अन्य किताब से ज़्यादा यही पढ़ी जाती है। लेकिन आरोग्य की कुंजी के प्रस्तावना में वो एक लिखते हैं, आरोग्य की कुंजी बेसिकली पर्सनल हाइजीन वाली, आहार क्या हो, निसर्ग के क्या नियम पालन किए जाए, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए। लेकिन उसकी प्रस्तावना में लिखते हैं, इस पुस्तक को विचार पूर्वक पढ़ने वालों और इसमें दिए हुए नियमों को अमल करने वालों को आरोग्य की कुंजी मिल जाएगी। और अब देखिए, गांधी हमको कसौटी दे रहे हैं कि आरोग्य की कुंजी मिली या नहीं मिली, इसकी टेस्ट क्या है। तो आरोग्य की कुंजी मिल जाएगी और उन्हें डॉक्टरों और वैद्यों का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। दैट इज द टेस्ट ऑफ हेल्थ, कि आपको डॉक्टरों और वैद्यों का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। ये जब पढ़ा तब मुझे एक प्रसंग याद आया। हाल में जॉन्स हॉपकिंस से लौटा था, दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन में रुका था। तो वहाँ के रिसेप्शन काउंटर पे एक दिन एक बूढ़े से आदमी से मेरा परिचय करा दिया गया।
अब जिन्होंने नाम कहा तो उन्होंने कुछ ऐसे मुंह के मुंह में कहा कि मैंने ठीक से सुना नहीं, ये कौन आदमी है। लेकिन उन बूढ़े को उन्होंने कहा कि ये अभय है, सेवाग्राम आश्रम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस बूढ़े आदमी ने, और ज़रा इंटरेस्ट की बात यह कि वो बूढ़े आदमी थोड़े थोड़े गांधी जी जैसे ही दिख रहे थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, तो अभय तुम डॉक्टर हो? मैंने कहा हाँ जी। तो अमेरिका से लौटे हो? मैंने कहा हाँ जी। थोड़ा शर्म महसूस की। और उन्होंने कहा तो वहाँ पब्लिक हेल्थ सीखे हो? मैंने कहा हाँ। तो हेल्थ की इंडियन डेफिनेशन क्या है? यहाँ अगर कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, चूंकि हम लोग मेडिकल कॉलेज में हैं, तो हेल्थ की इंडियन डेफिनेशन क्या है? मैंने तो कभी मेरे 9 साल के मेडिकल एजुकेशन में कभी मुझे इंडियन डेफिनेशन तो बता ही नहीं की। अब WHO के डेफिनेशन मैं जानता था, तो मैंने उनको WHO के डेफिनेशन बताई तो उन्होंने मुझे उड़ा दिया। ये बोले सब वेस्टर्न जार्गन है, मुझे भारतीय व्याख्या बताओ। तो मैंने हार मान ली, नहीं पता, सॉरी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हेल्दी आदमी को भारत में शब्द क्या है? मैंने कहा स्वस्थ। दैट इज द डेफिनेशन, इंडियन डेफिनेशन। जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। और आपको क्या कहूं, ये कहने वाले जो थे वो खुद महात्मा गांधी के पोते प्रोफेसर रामचंद्र गांधी थे। तो जैसे जैसे गांधी के मुंह से फिर से मुझे गांधी फिर से मिला कि जिसने मेरी आंखें खोली। अच्छा हुआ अभी अभी अमेरिका से आया था तो किसी ने आंखें खोल दी कि भारत की तो स्वास्थ्य की कल्पना ही अलग है। मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल केयर कॉस्ट बढ़ाना, दैट इज नॉट हेल्थ। डिपेंडेंस इज नॉट हेल्थ। जो आत्मनिर्भर है, जो स्व में स्थित है, वो स्वस्थ है। जो स्व में स्थित नहीं है, जो डॉक्टर पे निर्भर है, वो क्या है? अस्वस्थ है। स्वास्थ्य का, हेल्थ का गोल पोस्ट क्या हो, कसौटी क्या हो, गांधी के पोते से ही मैंने सुनी। और स्वास्थ्य का एक नया राजनैतिक आयाम मेरे सामने खुला। टू बी फ्री फ्रॉम हेल्थ केयर इंडस्ट्री, टू बी फ्री फ्रॉम डॉक्टर्स एंड वैद्यास। हेल्थ इज फ्रीडम। स्वस्थ का मतलब क्या हुआ? कि मैं किसी और पे निर्भर नहीं हूं, मैं स्वावलंबन में हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं मुक्त हूं, मैं स्वतंत्र हूं। हेल्थ इज फ्रीडम। हेल्थ इज नॉट डिपेंडेंस बट हेल्थ इज फ्रीडम। तो गांधी का हेल्थ से क्या मतलब है, ये समझने के बाद में गढ़चिरौली में हमारा देहातों में काम करने के लिए जो मैंने शब्द कॉइन किया, एक तो स्वास्थ्य का ये अर्थ, और दूसरा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना कि हर गांव एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक हो जैसे कोई। तो स्वास्थ्य के काम का हमारा सर्च संस्था का मकसद क्या होगा, मिशन स्टेटमेंट क्या होगा? तो एक जो नया शब्द सूझा वो था आरोग्य स्वराज। मोर हेल्थ केयर इज नॉट हेल्थ, मोर हेल्थ केयर इज नॉट द पर्पस ऑफ हेल्थ। आरोग्य के बारे में स्वराज होना चाहिए। व्यक्ति, परिवार, गांव, समाज ये अपना स्वास्थ्य खुद संभाल सकना चाहिए। आरोग्य स्वराज ये हमारे हेल्थ के काम का मिशन होना चाहिए। और पिछले 40 सालों से इसी मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका मैं आज जिक्र नहीं करने वाला हूं, मैंने बताया। तो गांधी से हर मोड़ पे मुझे नया गांधी मिल जाता है और स्वास्थ्य का नया अर्थ विकसित हो जाता है। 2 भ्रम गांधी के बारे में बहुत लोकप्रिय हैं, गांधी और हेल्थ के बारे में। एक ऐसा कि गांधी विज्ञान विरोधी थे और इसलिए गांधी मेडिकल साइंस विरोधी भी थे, और दूसरा ये कि गांधी का स्वास्थ्य विचार इज इक्वल टू निसर्गोपचार। ये दोनों भ्रम हैं, ये दोनों बहुत आंशिक स्टेटमेंट हैं या भ्रम है, इसलिए थोड़ा सा उसका जिक्र करूंगा।
अब क्या गांधी मॉडर्न मेडिसिन विरोधी थे? क्या गांधी विज्ञान विरोधी थे? तो गांधी मॉडर्न मेडिसिन विरोधी नहीं थे, गांधी मॉडर्न मेडिसिन की जो प्रैक्टिस की जाती है उसके विरोधी थे। ये समझ लेना बड़ा आवश्यक है। गांधी हिंद स्वराज किताब में डॉक्टरों पर बड़ी तीखी टीका करते हैं। उस टीका के कई कारण हैं। डॉक्टर लोग शोषण करते हैं, डॉक्टर लोग बनते ही डॉक्टर इसलिए है कि उनको पैसा कमाना है और समाज में स्टेटस कमाना है। गांधी तो यहाँ तक स्टेटमेंट करते हैं हिंद स्वराज में कि भारतीय परंपरा में कभी भी वैद्य को ऊंचा स्थान नहीं मिला है, हमेशा ये इंफीरियर क्वालिटी का प्रोफेशन माना गया है, ऐसा गांधी स्टेटमेंट करते हैं। गांधी की मुख्य टीका यह है कि पूरा ये जो मेडिकल प्रैक्टिस है मॉडर्न मेडिसिन की, या उस ज़माने में ज़्यादा पॉपुलर शब्द एलोपैथी था, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस क्या करती है? तो मैंने डिनर में खाना ज़्यादा खाया, खाने में मिठाई थी, ज़्यादा मुँह हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, अगले दिन मुझे पेट में दर्द होने लगा, इंडाइजेशन हुआ। तो मेरी गलती की सज़ा अगर मैं भुगतूंगा तो अगली बार गलती नहीं करूँगा। लेकिन ये शिक्षा, ये आत्म शिक्षा मुझे मिलने के पहले ये डॉक्टर बीच में आ जाता है और वो मुझे पेट न दुखने की एक गोली दे देता है। एट्रोपिन दे दिया, बेलाडोना दे दिया, पेट दुखा नहीं, मुझे लगा मैं ठीक हो गया। खाक ठीक हुआ क्योंकि अगली शाम को फिर से मैं डिनर में ओवर इंटेलिजेंस करूँगा। तो मैं तो ठीक हुआ ही नहीं, मेरा एक दिन का सिर्फ पेट दुखना ठीक हुआ, ये ठीक भी नहीं हुआ, टल गया, या टला भी नहीं, मुझे उसका एहसास नहीं हुआ। आई गॉट सिम्टोमेटिक रिलीफ। ये डॉक्टर बीच में आ गया और उसने मेरे दुरुस्ती का रास्ता ही बंद कर दिया। तो गांधी की प्रमुख टीका ये है कि डॉक्टर मूल रूप से जो बुरी आदत है, बीमारी के कारण है, उसको स्पर्श ही नहीं करते हैं, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, सुख लोलुपता बढ़ाते हैं, इनकरेज ही करते हैं, दे अलाउ मी फर्दर इंटेलिजेंस। प्राणी हिंसा है, कई दवाइयाँ, मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स जानवरों के देह से बनाई जाती है। ये बहुत शरीर केंद्रीय उपचार करते हैं, होलिस्टिक नहीं है। मन बहुत कम है और आत्मा तो करीबन है ही नहीं, बहुत महंगी है। डॉक्टर लोग झूठी आशा दिखाते हैं जैसे कोई मरेगा ही नहीं। और एक जगह गांधी बड़ा दिलचस्प करते हैं, ये मुझे लगता है बाद में आरोग्य की कुंजी में आता है या नेचर की ओर कहीं आता है, लेकिन जिक्र ऐसा आता है कि हम डॉक्टर के पास जाता है कि वो हमको मौत से छुटकारा दे, कि हमारे ध्यान में नहीं आता है कि डॉक्टर खुद भी तो मरता है। तो जो डॉक्टर खुद ही मरता है उसके पास हम जा रहे हैं ये मांगने के लिए, इस आशा से कि भैया हमको मौत से मुक्ति दे। वो डॉक्टर देगा कैसे? अगर दे पाता तो पहले खुद नहीं अमर हो जाता। तो डॉक्टर जो है वो झूठी आशा निर्माण करता है और परावलंबन निर्माण करता है, अवलंबन निर्माण करता है। तो गांधी की सारी टीका जो है वो जिस ढंग से विज्ञान को हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल प्रैक्टिस में, उस पर टीका है। गांधी की विज्ञान पर टीका नहीं है। ये कहीं गलतफहमी न हो जाए कि गांधी विज्ञान विरोधी है। आगे मैं जिक्र करूंगा कि गांधी कैसे विज्ञान, कई जगह गांधी के इसमें विज्ञान प्रकट होता है। गांधी एक्चुअली सच पूछें आप तो गांधी किसी पैथी का बंधा हुआ नहीं है। गांधी आयुर्वेद वालों पे क्या टीका करते हैं आप पढ़िए। वो आयुर्वेद फार्मेसी का या किसी आयुर्वेद कॉलेज का उद्घाटन, शायद चेन्नई में वो किसी आयुर्वेद कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं। दिल्ली में नहीं, दिल्ली का मुझे लगता है वो यूनानी फार्मेसी का है और चेन्नई में आयुर्वेद इंस्टीट्यूट का है, उद्घाटन कर रहे हैं। और दोनों बार उन्होंने गहरी टीका की है। उन्होंने कहा है कि आप आयुर्वेद वाले तो डूब मरो। अरे 2000 साल हो गए, कुछ नया चिंतन ही नहीं, कुछ नई खोज नहीं, बस तेल घानी का जो बैल होता है उसी की तरह घूमे जा रहे हो। 2000 साल पहले कुछ ऋषियों ने कहा होगा। तो आयुर्वेद में विज्ञान का अभाव, नई खोज का अभाव, प्रश्नों का अभाव, जिज्ञासा का अभाव, क्रिएटिविटी का अभाव, साहस का अभाव,
और बस बंदी लीक पे ही चलते जाना। गांधी इस पे गहरी टीका करते हैं और वहां गांधी पश्चिम के विज्ञान की तारीफ करते हैं कि वो देखो, उनका साहस देखो, उनकी प्रयोगशीलता देखो, अपनी हर मान्यता विज्ञान की कसौटी पे जांचने की उनकी तैयारी देखो। और तुम पढ़े हो लकीर के फकीर, जो किताब में लिखा है बस 2000 साल वही। तो भारत की आज हालत क्यों हुई? तो ये कारण है। तो गांधी किसी पैथी के बंधे हुए नहीं है। खुद जब बीमार पड़े तो अक्सर तो निसर्गोपचार का आधार लिया, लेकिन जब गांधी मलेरिया से बहुत गंभीर बीमार हुए तो क्विनीन का इस्तेमाल किया। गांधी जिंदगी में 3-4 बार गंभीर बीमार हुए। एक बार प्लूरेसी हुई, एक बार डिसेंट्री हुई, एक बार अपेंडिसाइटिस अबाउट टू बर्स्ट, जब जेल में थे पूना में अपेंडिसाइटिस हुआ। तो बीमारी, गांधी को हाइपरटेंशन था। या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो अभी वॉल्यूम निकाला है गांधी 150, उसमें तो हमको गांधी के मेडिकल रिकॉर्ड्स मिले, गांधी का ईसीजी भी मिला और वो उसमें हमने रिप्रोड्यूस किया है। गांधी का ईसीजी, गांधी का बीएमआई, गांधी का बीएमआर, गांधी का वेट, गांधी के बीपी रिकॉर्ड्स, गांधी का यूरिन एनालिसिस के रिकॉर्ड, ये सभी उस जमाने के अभी हमको मिले हैं। और वो आईजीएमआर के स्पेशल वॉल्यूम ऑन गांधीयन 150 उसमें हमने प्रकाशित किए हैं। तो गांधी बीमार तो हुए, और जब बीमार हुए तब अभी देश की सेवा करनी है, इसलिए उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल भी किया जब बहुत जरूरत पड़ी। तो गांधी को एक बार जब पूछा गया गांधीवाद के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई उपद्रव मैंने खड़ा नहीं किया। ये खुद गांधी कह रहा है, इसलिए कि वो अंधा नहीं है, वो अपने खुद के विचार से भी बंधा नहीं है। तो किसी वाद, गांधी नाम के वाद से वो अपने को बांध लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जो गांधीवाद से भी इनकार करता है, वो किसी पैथीवाद को कैसे स्वीकार करेगा? तो गांधी निसर्गोपचार से भी बंधा नहीं है। ये थोड़ा धक्का लगेगा, लेकिन वो किसी से बंधा नहीं, मुक्त आदमी है, वो सिर्फ सत्य से बंधा हुआ है। तो गांधी विज्ञान विरोधी नहीं है। वैसे ही गांधी का जो आरोग्य विचार है, निसर्गोपचार तो उसका एक बहुत आवश्यक हिस्सा है, लेकिन वो सिर्फ निसर्गोपचार नहीं है। तो गांधी का आरोग्य विचार क्या है? मैं उनको 11 सूत्रों में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। गांधी का जो स्वास्थ्य विचार है, उसके एकादश विचार, गांधी के एकादश व्रत बहुत प्रसिद्ध है। आश्रम में तो नियमित कहे जाते थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह। ये तो हमारी पुरानी परंपरा से आए थे। यम नियम में बौद्ध और जैन धर्म में भी ये है, लेकिन गांधी ने समय अनुरूप उसमें जोड़ दिए शरीर श्रम, अस्वाद। और ये दोनों जो हैं, शरीर श्रम अस्वाद, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही रिलेवेंट हैं। इसका आगे कुछ जिक्र करूंगा। ब्रह्मचर्य, तो गांधी ने समयानुकूल उसमें और 6 जोड़ दिए। उषा बहन इसका ज़्यादा जिक्र करने वाली है एकादश व्रत का, इसलिए अभी एकादश व्रत के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे एकादश व्रत थे, जीवन व्रत, आश्रम व्रत, सत्याग्रही व्रत, वैसे स्वास्थ्य के बारे में गांधी के विचारों को 11 कैप्सूल में हम पकड़ सकते हैं। पहला हिस्सा यह है कि जीवन समग्र है। अब ऐसा है, ये 3 शब्दों में ये पकड़ा नहीं जाता है। जब मैंने शब्द इस्तेमाल किए जीवन समग्र है, तो आपने मन में कहा होगा तो है तो क्या? जीवन समग्र है, ये ऐसा वाक्य है जैसे ईशावास्य उपनिषद में है कि ईशावास्यम इदम सर्वम। इस विश्व में हर जगह ईश्वर व्याप्त है। उसी ढंग से गांधी विचार में ये सूत्र हर जगह व्याप्त है कि जीवन एक टुकड़ा नहीं है, जीवन समग्र है।
और उसका हर टुकड़ा भी अपने आप में समग्र है। ये समग्रता का इसकी बड़ी अद्भुत जियोमेट्री है कि जीवन समग्र भी है और उसका हर कंपोनेंट, हर अंग अपने आप में समग्र है। तो ये जो होलिस्टिक विचार है, विज्ञान और ग्रीक तर्कशास्त्र ये अक्सर रिडक्शनिस्ट विचार करता है। हर चीज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के टुकड़ों में ही विचार करता है। गांधी का विचार होलिस्टिक है। इस होलिस्टिक विचार के इम्प्लीकेशन इतने ज़्यादा हैं कि मैं एक भाषण में भी कवर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये रिडक्शनिज्म वर्सेस होलिज्म या समग्रता, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। लेकिन आज का पूरा जो पर्यावरण की मूवमेंट है वो वहीं से उठाती है। इस पर्यावरण की मूवमेंट में एक बड़ा सुंदर वाक्य है, हमारे और आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा उपयुक्त है। देखिए, हम कहीं भी होते हैं तो एक छोटी सी जगह होते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं और प्रश्न तो वैश्विक होते हैं। तो मन में कई बार ये सवाल आता है कि इस मेरे काम का क्या रिलेवेंस है। तो पर्यावरण मूवमेंट में एक वाक्य है कि चूंकि सारी दुनिया इंटीग्रेटेड होल है, यहाँ हर चीज का हर चीज से रिश्ता है, हर चीज का हर दूसरी चीज पे परिणाम है, प्रभाव है। तो वन फ्लटर ऑफ अ टाइनी बटरफ्लाई कैन क्रिएट स्टॉर्म्स इन द पैसिफिक ओशन। टिम्बकटू में एक अगर तितली भी पंख फड़फड़ा देती है तो कौन जाने उससे जो हवा का झोंका पैदा होगा, उससे और कहीं पे क्या परिणाम होगा और उससे क्या परिणाम होगा। और हो सकता है कि पैसिफिक महासागर में उससे तूफान आ जाए। असंभव तो नहीं है। एक ग्रेटा थनबर्ग न्यूयॉर्क में भाषण क्या देती है, फ्लटर ऑफ अ टाइनी बटरफ्लाई। अरे 16 साल की लड़की है, वो पढ़ा तो मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। अरे कैसे उस 16 साल की लड़की ने 200 देशों के प्रमुखों को डांटा। हाउ डेयर यू। अरे दुनिया डूब रही है और तुम अभी डॉलर का ही हिसाब करे जा रहे हो। और वो ग्रेटा ने जो वो एक वाक्य कहा, वो तो तितली की फड़फड़ाहट थी, लेकिन दुनिया में तूफान आ गया है। तो गांधी का जो समग्रता का विचार है वो ऐसा है। आरोग्य भी गांधी के लिए समग्र जीवन का एक हिस्सा है। आरोग्य विचार महत्व का तो है, लेकिन वो जीवन के और पहलू से काटा नहीं जा सकता है। तो गांधी आरोग्य को भी लेगा, लेकिन गरीब को भी लेगा, खादी को भी लेगा, सत्य को भी लेगा, अहिंसा को भी लेगा और सबको एक साथ पिरो देगा। दैट इज गांधीज ब्यूटी। मुझे याद आता है जयप्रकाश जी जब 1974 में आंदोलन कर रहे थे बिहार में, कई बार अशोक भार्गव उस समय था तो उसका साक्षी है, जेपी कई बार ऐसे कहते थे कि मैं वो गांधी की प्रतिभा कहां से लाऊं। वो गांधी में वो जो क्षमता थी कि एक छोटे से सिंबल में बड़ा व्यापक कार्यक्रम और दर्शन जोड़ देते थे। एक सूत का धागा और देश का स्वराज, एक मुट्ठी नमक और आजादी। ये गजब की ताकत गांधी में थी। दूसरा ये कि गांधी मूल्यों को छोड़कर कभी आरोग्य का विचार नहीं करता है। डाइट का भी विचार करेगा तो उसमें अहिंसा का भी विचार आएगा, और क्या ये गरीब को पुसाता है ये भी विचार आएगा। क्या ये स्थानिक जगह पे उगता है, स्वदेशी का भी विचार आएगा। तो गांधी के हर चीज में मूल्य विचार है। कस्तूरबा गंभीर बीमार हुई, मुझे जहाँ तक याद आता है डिलीवरी के बाद में था शायद, जब उनको सीवियर मेनोरेजिया हुआ था, उसके बाद में बहुत वीक थी, सीवियर एनीमिया था, बहुत कमज़ोर थी। साउथ अफ्रीका में थे तब गांधी। तो डॉक्टरों ने कहा, मित्र थे डॉक्टर, उन्होंने कहा देखो मिस्टर गांधी, अब इनको तो ये तो आपके हिंदू वेजिटेरियन डाइट से कुछ मौका नहीं है, इनको तो चिकन सूप देना आवश्यक है, उसके बगैर ये हेल्थ सुधरे नहीं। शी बैडली नीड्स प्रोटीन्स एंड आयरन, और ये आपके वेजिटेरियन डाइट में मिलता नहीं है, तो इनको चिकन सूप दो, नहीं तो मर जाएंगी। अब गांधी के सामने बड़ा ब्रह्म प्रश्न, क्या करें।
लेकिन अहिंसा को कैसे छोड़ दूं? तो उनका तो मन बिल्कुल देने का नहीं था, लेकिन फिर भी कस्तूरबा को पूछा। ऐसा नहीं कि अपनी कल्पना उन पर लाद दी। तो कस्तूरबा की भी तैयारी नहीं थी। मौत का खतरा लिया, लेकिन चिकन सूप स्वीकार नहीं किया। तो गांधी हेल्थ के लिए अपने मूल्यों को कभी तिलांजलि नहीं देंगे। तो गांधी का आरोग्य विचार का एक प्रमुख स्तंभ यह है कि यह विचार समग्र जीवन विचार का एक पहलू है, एक हिस्सा है। और स्वास्थ्य की जरूरतें और जीवन मूल्यों की जरूरतें, इनके बीच में विरोधाभास न आते हुए, या आए तो विरोधाभासी होता है, आभासी होता है। गांधी उनको बड़ी सुंदर ढंग से रिजॉल्व करते थे और दोनों को सुसंगत कर देते थे, एक साथ जोड़ देते थे। दूसरा जो सूत्र मैं कहूँगा गांधी के स्वास्थ्य विचार के बारे में ये, और यहाँ पर पश्चिम के विचार से गांधी का विचार, या ये कहें कि भारत का विचार अलग है। शरीर क्यों? स्वास्थ्य किसका? शरीर का। शरीर निरोगी रहे तो शरीर क्यों? शरीर क्यों, इसके बारे में खासकर आधुनिक जो वेस्टर्न समझ है वो तो ज्यादातर इसलिए है कि शरीर इसलिए चाहिए ताकि और ज्यादा सुख ले सकें। शरीर को अलग अलग इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों को सुख का सेंसेशन मिलता है और हमको और सेंसेशन चाहिए। अभी तक मिला वो काफ़ी नहीं हुआ, और चाहिए। और खाने के लिए टंग को आइसक्रीम चाहिए, स्वीट्स चाहिए, मीट चाहिए, बीफ चाहिए, एग चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, कोका कोला भी चाहिए। और ये और सुख चाहिए, इसका ये जो हमारे इंसान की जो हमारा आकर्षण है, इसका देखिए क्या इस्तेमाल करते हैं। जिस लंदन कॉन्फ्रेंस का मैंने जिक्र किया आपको, उसी कॉन्फ्रेंस की बात करता हूँ। उसमें एक कॉन्फ्रेंस WHO, बिल गेट्स फाउंडेशन, दुनिया के बड़े बड़े स्वास्थ्य संगठनों ने मिलकर आयोजित की है। उसमें हमारे जैसे 1000 लोग श्रोता हैं, और उनके सामने कोका कोला कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसने ये कहा कि कोका कोला इजाद होने के बाद में हमको 1 बिलियन कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए 80 साल लगे। अभी इस साल हम 1 बिलियन कस्टमर्स, दुनिया में अब 1 अरब लोग कोका कोला पीते हैं। क्या हमारी सफलता है? अगले 10 साल में हम इसको 1 बिलियन से 2 बिलियन करने का गोल रखते हैं। एक तो स्वास्थ्य की किसी कॉन्फ्रेंस में कोका कोला का वाइस प्रेसिडेंट ये कहने की हिम्मत करे, यही अपने आप में बहुत औदात्य है। कोका कोला इज अ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सिरप। लेकिन ये गोल रखने का आधार क्या है? वो जानते हैं कि सर्वसामान्य नागरिक, सर्वसामान्य इंसान जीवा का, सुख का इतना लोलुप है कि कोका कोला को, पेप्सी को 1 बिलियन से 2 बिलियन ले जाने का वो गोल पोस्ट रख सकते हैं। तो पश्चिम का विचार जो है वो इंद्रियों के, शरीर क्यों? तो इंद्रियां ज्यादा सुख का अनुभव कर सके। इसको बहुत जनरलाइज नहीं करना चाहिए। पश्चिम में भी इससे अपवाद बहुत लोग हैं और बहुत दूसरी चीजें भी करते हैं, इसलिए पश्चिम को विलन के तौर पे हमको नहीं पेंट करना है। लेकिन शरीर ज्यादातर इसलिए चाहिए ताकि सुखों का अनुभव कर सके, प्लेजर सीकिंग, मोर प्लेजर्स, इंद्रिय जन्य सुख। गांधी का विचार या भारत का विचार या ईस्ट का विचार थोड़ा अलग है। शरीर इसलिए चाहिए कि मेरा जो स्वधर्म है वो मैं पूरा कर सकूं, और स्वधर्म का मतलब होता है समाज के प्रति, औरों के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसको स्वधर्म कहते हैं। गीता में जब अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वधर्म करो, तो वो हिंदू मुस्लिम स्वधर्म है ही नहीं, उसमें मुस्लिम तो है ही नहीं, न क्रिश्चियन धर्म है, न सिख धर्म है। तो कृष्ण कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? तुम हिंदू बनो ऐसा नहीं कह रहे, हिंदू शब्द भी नहीं है उस समय। तो कृष्ण जो स्वधर्म कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कर्तव्य है, जो तुम्हारा सामाजिक कर्तव्य है, तुम्हारी जो ड्यूटी है, उसको कहते हैं स्वधर्म गीता की परिभाषा में। शरीर क्यों चाहिए निरोगी?
ताकि मैं मेरा स्वधर्म कर सकूं। अगर किसान हूं, खेती कर सकूं, शिक्षक हूं, पढ़ा सकूं, डॉक्टर हूं, मरीजों की सेवा कर सकूं, इसलिए नहीं कि और ज्यादा आइसक्रीम खा सकूं। तो शरीर और स्वास्थ्य के लिए एक सामाजिक हेतु है, सामाजिक पर्पस है। इसलिए मुझे शरीर चाहिए, निरोगी चाहिए, आयुर्मान ज्यादा चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा सुख भोग सकूं बल्कि ज्यादा कर्तव्य कर सकूं। तीसरा सूत्र गांधी का यह है कि निरोगी शरीर के लिए निरोगी जीवनचर्या आवश्यक है। स्वास्थ्य ये कोई आसमान से टपकने वाली चीज नहीं है, न डॉक्टर अपने सिरिंज के द्वारा आपको स्वास्थ्य ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। इट्स नॉट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट इज समथिंग दैट यू हैव टू अर्न बाय योरसेल्फ। खुद उसको कमाना पड़ेगा, और वो जो है उसके लिए निरोगी जीवनचर्या आवश्यक है, जिसमें आहार भी है, स्वच्छता भी है, व्यायाम भी है, सभी बाकी चीजें तो हम जानते हैं। चौथा सूत्र गांधी का स्वास्थ्य विचार के बारे में यह है कि शरीर में नैसर्गिक हीलिंग की, मुझे हीलिंग के लिए हिंदी शब्द सूझा नहीं, तो शरीर में निसर्गता एक हीलिंग की, दुरुस्ती की, तंदुरुस्त होने की क्षमता है। अगर कुछ बिगाड़ भी आ गया है तो निसर्ग उसको, शरीर उसको अपने आप दुरुस्त कर सकता है। मौका दो, समय दो, जल्दी मत करो, बिना वजह इंटरफियर मत करो। अब यहां पर मॉडर्न मेडिसिन और गांधी एकदम अलग खड़े हो जाते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में बुखार भी आए तो हम पैरासीटामोल देके उतार देते हैं, जैसे कोई बुखार से मरने वाला है। अब हर बुखार से कोई मर थोड़ी ना जाता है। साइंस तो हमको यहां तक कहता है कि बुखार को भी एक पर्पस है। जब बुखार आता है तब शरीर में जो बैक्टीरिया या जंतु है उनका मल्टीप्लिकेशन कम हो जाता है, हायर टेम्परेचर। इसलिए शरीर बुखार क्यों लाता है? तो बैक्टीरियल ग्रोथ या वायरल ग्रोथ को उसको कम करना है। तो बुखार को भी एक नैसर्गिक पर्पस है। लेकिन मैं जब कह रहा हूं तो हमारे जैसे डॉक्टर्स उस छोटे छोटे सिम्टम को भी तुरंत निकाल फेंकते हैं, इसलिए बीमारी वहीं के वहीं रह जाती है। तो नेचुरल हीलिंग को मौका दो, समय दो, ये निसर्गोपचार का विचार है। मुझे लगता है गांधी को निसर्गोपचार जो इतना प्रिय हुआ, इसका और एक कारण ये हुआ होगा, ऐसा अंदाज है, कहीं पढ़ा तो नहीं है मैंने, लेकिन वो ये है कि निसर्गोपचार की जो पद्धति है, उपचार पद्धति, वो नैसर्गिक तो है ही है, लेकिन वो अहिंसक है। और अहिंसक होने का मतलब सिर्फ शाकाहारी ऐसा नहीं है। जो भी चीज निसर्ग के विरुद्ध है वो हिंसा है। हर केमिकल उपचार भी अपने आप में हिंसा है। गांधी अहिंसा का पुजारी है, और गांधी का कोई विचार कोई फ्रैगमेंटेड तो होता नहीं है। तो गांधी उपचार पद्धति में भी, स्वास्थ्य में भी अहिंसा तो लगाएगा ही लगाएगा। तो गांधी को उपचार पद्धति भी हिंसक स्वीकार नहीं है। और हिंसक मतलब जो निसर्ग के साथ छेड़ाखानी करती है, निसर्ग पर आक्रमण करती है, शरीर पर आक्रमण करती है, ऐसी आक्रामक उपचार पद्धति गांधी को स्वीकार नहीं है। गांधी को उपचार पद्धति भी अहिंसक चाहिए। गांधी को उपचार पद्धति ऐसी चाहिए जो गरीब को भी संभव हो, अर्थात जो सस्ती हो। अब ये विज्ञान के बाहर का विचार है। विज्ञान को तो कोई बहुत कीमत का लेना देना नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स को तो होता है, समाज के नेता को तो होता है, और राष्ट्रपिता को तो होता ही होता है, जिसका टैलिस्मन ही यह है कि जब कभी पेशो पेश में हो तो अपनी आंखों के सामने लाओ जीवन में देखे हुए उस सबसे गरीब, असहाय, दुर्बल व्यक्ति को, और पूछो अपने आप से कि जो अगला कदम लिए जा रहे हो उससे भारत को फायदा होगा कि नहीं होगा, ये कसौटी नहीं लगाई। उससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये भी कसौटी नहीं लगाई। उससे तुमको पद्मश्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी कसौटी नहीं लगाई। कसौटी ये लगाई कि वो जो अंतिम आदमी है, सबसे गरीब और वंचित आदमी है,
उसको फायदा होगा कि नहीं होगा, और सिर्फ फायदा भी नहीं कहा, ये कहा कि वो सबल होगा कि नहीं होगा, उसका अवलंबन कम होगा कि नहीं होगा। तो गांधी के स्वास्थ्य की परिभाषा में ये एक आवश्यक कसौटी है कि जो भी कोई इलाज हो, उपचार हो, सभी को उपलब्ध हो। ये राष्ट्रपिता बोल रहा है, ये किसी एक पार्टी का प्रमुख नहीं है। ये राष्ट्रपिता बोल रहा है कि मेरा स्वास्थ्य की सेवा यूनिवर्सल होनी चाहिए। गांधी का स्वास्थ्य विचार की 7वीं कसौटी है, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया, स्वस्थ, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। जो परतंत्र है, दूसरों पे अवलंबित है, वो स्वस्थ हो ही नहीं सकता है। बाय डेफिनेशन ही इज सिक। He may appear to have recovered, but he has not, because his body has recovered at the political cost of giving key of his health in the hands of doctors and medical industry and the medical insurance industry and the government of India. जब आप सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों पे अवलंबन स्वीकार करते हैं तो गरीब को कुछ फायदा तो मिलता है, इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, लेकिन अवलंबन भी लिया जाता है, और गांधी को अवलंबन मंजूर नहीं है, स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो गांधी तो ऐसा विचार चाहेगा स्वास्थ्य का जिसमें गरीब को भी मिल सके, लेकिन उसकी आजादी का बलिदान नहीं हो। जब हम शासकीय अनुदान पे निर्भर होते हैं तब हम आजादी को कुछ हद तक, उसका एक हिस्सा क्यों न हो, उधार सरकार को दे देते हैं, गिरवी रख देते हैं। तो गांधी अपनी आजादी को गिरवी कभी नहीं रखेगा। तो गांधी के स्वास्थ्य की सेवा में स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता आवश्यक है। जो जिक्र हमने किया कि जीवनचर्या कैसी हो, इस पर निर्भर होता है कि मेरा स्वास्थ्य कैसे रहेगा। तो गांधी के स्वस्थ जीवनचर्या में संयम आवश्यक है, आत्मसंयम। मैं क्या खाता हूं, कितना खाता हूं, कितना चलता हूं, कितना सोता हूं, हर चीज पे मेरे विवेक का, संयम का पहरा होना चाहिए। गांधी के कमर में लटकी है घड़ी, वो घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती है, वो घड़ी संयम भी बताती है। तो संयम ये गांधी के स्वास्थ्य का, इसलिए देखिए हिंद स्वराज के में एक जगह या और कहीं होगा, क्योंकि सुदर्शन अयंगार यहाँ है तो मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, कि गांधी ने एक जगह कहा है कि स्वराज क्या है। स्वराज, अब अगर मुझे और आपको पूछेंगे स्वराज क्या है तो मैं कहूँगा कितना आसान है, स्वराज, मेरा राज। हर कोई चाहता है मेरा राज। जब मेरा राज कह रहा हूं तो मेरी इच्छाओं को तो कोई मर्यादा ही नहीं है। तो मेरी इच्छाओं का राज का मतलब अगर स्वराज होता होगा तो ये तो शैतान राज हो जाएगा। मेरे मन में तो हर रोज शैतानी विचार आते हैं। तो स्वराज इज नॉट रूल ऑफ द सेल्फ बट रूल ऑन सेल्फ। ये दूसरा गांधी का साक्षात्कारी वाक्य है। स्वराज, पश्चिम की कल्पना स्वतंत्रता की यह है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो चाहे वो कर सकूं, चाहे तो शराब पी सकूं, चाहे तो पोर्नोग्राफी देख सकूं, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। गांधी कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं, फ्रीडम फ्रॉम चॉइस। ये चॉइस जो है वो तो हमारे मन में सुख की अनंत संभावनाएं पैदा करता है और कहता है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो मॉल में छोटा बच्चा चाहता है, वो चाहता है कि हर चीज खरीद लूं। गांधी का संयम विचार फ्रीडम फ्रॉम चॉइस है, आत्मसंयम है। गांधी का 9वां सूत्र मैं ये कहूंगा कि मन का शरीर पर गहरा प्रभाव है। इसलिए स्वास्थ्य की किसी भी परिभाषा में सिर्फ शरीर आता ही नहीं है, मन का, चित्त का विचार, चित्त शुद्धि का विचार आरोग्य प्राप्ति में आवश्यक है। व्यक्ति का स्वास्थ्य
ये भी गांधी का अधूरा विचार हो ही नहीं सकता है। तो गांधी व्यक्ति का स्वास्थ्य समाज से जोड़ेंगे, समाज का स्वास्थ्य सृष्टि से जोड़ेंगे, पूरे विश्व से जोड़ेंगे। उस बड़े विश्व का मैं एक छोटा कण हूं, अपने आप में संपूर्ण हूं, लेकिन उसका हिस्सा हूं। ये गांधी कभी नहीं कहेगा कि अकेला सिर्फ आदमी स्वस्थ हो जाए। मेरे साथ मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, पूरी मानवता। हमारा विचार होता है संकुचित। हम सोचते हैं छोटे छोटे। पर्यावरण में एक बड़ी सुंदर कविता है। कवि लिखता है, सहारा इज क्रीपिंग साउथवर्ड्स एंड साउथवर्ड्स। अपने चित्र में लाइए, अफ्रीका है। अफ्रीका के उत्तर में सहारा का रेगिस्तान है, और हम जानते हैं कि अफ्रीका के दक्षिण हिस्सों में, सहारा के दक्षिण में जंगल है। घाना के, आइवरी कोस्ट के, टार्जन की पूरी कहानी जो आइवरी कोस्ट में होती है, वो जंगल जो है वो सहारा के दक्षिण में है। जंगल टूट रहे हैं और सहारा का रेगिस्तान धीरे धीरे दक्षिण में बढ़ रहा है। तो कवि कहता है, सहारा इज क्रीपिंग साउथवर्ड्स एंड साउथवर्ड्स, स्लोली बट रिलेंटलेसली सहारा इज क्रीपिंग साउथवर्ड्स। अब होता ऐसा है कि जो उत्तर में यूरोप में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, वो कहते हैं हमको क्या करना है, वो सहारा तो साउथ में जा रहा है, मरे अफ्रीका के लोग। तो कवि आगाह करता है कि ओ फूल्स इन द नॉर्थ डोंट लाफ, द अर्थ इज राउंड। सहारा इज क्रीपिंग साउथवर्ड्स बट अर्थ इज राउंड। वो नॉर्थ में भी आके तुमको पकड़ ही लेगा। तो गांधी का जो स्वास्थ्य विचार है वो आगाह करता है कि द अर्थ इज राउंड, और हम सब एक ही विश्व का हिस्सा हैं। गांधी के स्वास्थ्य विचार का आखिरी कदम होगा ईश्वर शरणता। सब कर लिया, संयम भी कर लिया, कर्तव्य भी कर लिया, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सब कर लिया, लेकिन फिर भी उसके साथ और आखिर में ईश्वर शरणता। ईश्वर शरणता का मतलब ही है कि आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी। प्रार्थना मेरे प्रयत्नों के बजाय प्रार्थना नहीं है, मेरे प्रयत्नों के साथ प्रार्थना है। इट्स नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर इनएक्शन। मैं कैसे भी जीऊं, कैसे भी कुछ प्रयत्न न करूं और कहूं कि मैं प्रभु की प्रार्थना कर लूंगा, तो प्रार्थना ये मेरे प्रयत्नों के साथ है। और फिर प्रार्थना के बारे में एक जगह गांधी ने बड़ा सुंदर कहा है। गांधी का जो राम नाम है, ये कौन सा राम है? अब ये सभी विज्ञान वालों को, मैं भी उसमें से एक, ये गांधी का राम तो समझता नहीं है। फिर कोई गांधी को दकियानुसी कहता है, कोई गांधी को सनातनी रूढ़ धार्मिक कहता है, विज्ञान विरोधी कहता है। ये गांधी का राम क्या है? गांधी ने एक जगह कहा कि मेरा राम जो है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो अयोध्या का राम नहीं है। चलो, अयोध्या का आंदोलन तो खत्म हुआ। तो फिर गांधी किस राम की बात कर रहे हैं? विनोबा का एक छोटा सा किताब है, मुझे 100% भरोसा है कि आपने वो पढ़ा नहीं है, लेकिन जरूर सुझाऊंगा कि उसको पढ़ें। गांधी का राम नाम समझना है तो गांधी का खुद का भी राम नाम का एक छोटा सा विचारों का संकलन है, लेकिन उससे भी बेहतर विनोबा समझाते हैं कि गांधी का राम नाम क्या है। तो विनोबा कह रहे हैं कि गांधी का राम ये वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। दशरथ ने अगर अपने बेटे को राम नाम दिया तो राम के पहले भी कोई राम था। तो दशरथ ने अपने बेटे को जिस राम का नाम दिया, उस राम की बात गांधी कर रहे हैं। वो राम है ना ईश्वरवाचक। तो गांधी राम शब्दों को ईश्वरवाचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सर्वसामान्य जनता की समझ में आए इसलिए। गांधी बहुत माहिर है कि सर्वसामान्य जनता को क्या समझता है। वो हमारे आप जैसे अहंकारी इंटेलेक्चुअल के लिए बात ही नहीं करता है, इसलिए उसका जनता पर इतना नियंत्रण है, इतना प्रभाव है। एक जगह कहते हैं कि राम नाम
तुलसीदास का राम नाम ये दुनिया का सर्वोच्च और सबसे सुंदर वाङ्मयीन भक्ति वाङ्मय का काव्य है। देखिए, गांधी का हर शब्द महत्व का होता है। तुलसीदास का राम नाम ये भक्ति वाङ्मय का सर्वोत्तम काव्य है, ऐसा मैं मानता हूं। काव्य कहा है, राम नाम सिंबॉलिक है। वहां कोई राम नाम की वस्तु वहां आसमान में बैठी नहीं है। तो ये गांधी का जो राम नाम है, मैं मानता हूं कि उषा जी उसका और आगे विवेचन करने वाली है, क्योंकि राम नाम उनके विषय में है। तो इस ढंग से ये 11 सूत्रों में हम गांधी का स्वास्थ्य विचार जो है, इसमें से कुछ तो जरूर छूट गया होगा। पूरे गांधी को अगर पकड़ लूं तो मैं भी एक अंधा हूं, गांधी हाथी का एक हिस्सा ध्यान में आया तो कई बातें तो उसमें जरूर छूट गई होंगी। गांधी की ओर जब मैं ऐसे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है ही इज अ पब्लिक हेल्थ ड्रीम। गांधी इज नॉट मियरली अ मेडिकल थेरेपिस्ट, ही इज, ऑफ कोर्स ही ट्रीट्स पेशेंट्स, ही लव्स ट्रीटिंग पेशेंट्स। अरे उनके पत्र पढ़िए। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी का करीबन 20,000 कार्यकर्ताओं से एक्टिव पत्र संवाद चलता रहता था। उनके हर पत्र में कहीं ना कहीं तो भी तुम शाक भाजी खा रहे हो कि नहीं, तुम 20 दाने हर रोज मूंगफली के लिया करो, तुम इसबगोल खाया करो, तुम इस तेल की मालिश करो, ये सब स्वास्थ्य के विचार आते ही रहते हैं। गांधी को स्वास्थ्य में क्या गजब का एक आपको किस्सा बताता हूं। 1947 में गांधी दिल्ली आए हैं। पार्टीशन हो गया है, हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे हैं। उधर से पाकिस्तान में से करीबन 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आए हैं। और कितना समय है? 10 मिनट। चलो 10 मिनट में गांधी खत्म कर देंगे। तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता के बूढ़े पिताजी हैं, वो बहुत गांधी विरोधी हैं। लेकिन वो बाप अपने बेटे के पीछे लगा है कि अरे मुझे गांधी से मिलाने ले ही जा। और वो बेटा सोच रहा है कि बूढ़ा बाप बेवकूफ़ जैसे वहाँ कुछ अमाप शनाप बक देगा, घर में तो गांधी का गालियाँ देते ही रहता है, वहाँ भी दे देगा। तो वो टालते रहते हैं, लेकिन बूढ़ा बाप मानता नहीं है, कहता है मुझे तो ले ही जा। तो अब क्या करें? तो वो ले जाते हैं अपने बूढ़े बाप को, बापू के सामने एक क्षण बैठाते हैं और सोचते हैं तुरंत पत्ता काट दिया जाए। तो कहते हैं कि बापू ये मेरे पिताजी हैं, और फिर पिताजी को कहते हैं चले। तो गांधी जी कहते हैं रुको। अब वो बूढ़ा बाप जो है वो तो भर भर के आया है कि गांधी को कितनी गालियां दूं, बड़ा नाराज है। और गांधी उसको पूछते हैं 20 साल पहले आपके बाएं नी जॉइंट में दर्द था, अब वो कैसा है? और बूढ़ा पिघल जाता है, सब भूल जाता है। तो गांधी के स्वास्थ्य में जो दिलचस्पी है वो ऐसी गजब की है। तो गांधी एक पब्लिक हेल्थ ड्रीम है। अभी तो समय कम है तो विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन गांधी एक प्रिवेंशन मैन है, गांधी सैनिटेशन डिवोटी है, गांधी न्यूट्रिशनिस्ट है, गांधी साइकोलॉजिस्ट है, गांधी स्पिरिचुअलिस्ट है, गांधी भंगी भी है, गांधी एक्सपेरिमेंटर भी है, गांधी हेल्थ इकोनॉमिस्ट भी है। बादाम नहीं खाएगा, मूंगफली खाएगा। गांधी फिजियोथेरेपिस्ट भी है, गांधी नर्स भी है, गांधी प्रीचर भी है, गांधी टीचर भी है। गांधी इज अ यूनिवर्सल हेल्थ केयर मैन। गांधी वैज्ञानिक भी है, ये तो जिक्र मैंने किया। राम नाम को अभी मैं छोड़ दूंगा। निसर्गोपचार के बारे में गांधी का जो प्रेम है उसका भी कुछ मैंने जिक्र किया। लेकिन निसर्ग ही उपचार है या निसर्ग उपचार करता है, ये जो शरीर की इनेट हीलिंग पावर में और हीलिंग विजडम में गांधी का जो विश्वास है वो गजब का है। मणिलाल जब गंभीर रूप से बीमार है टाइफाइड से, उसका वर्णन गांधी ने किया है कि मणिलाल बहुत गंभीर बीमार है, बहुत गहरा बुखार चढ़ा है, डेलीरियम में है, और गांधी के सामने सवाल है कि क्या इसको दवाई दूं कि नहीं दूं। और गांधी उसको
बिना दवाई दिए सिर्फ ब्लैंकेट उड़ाते हैं, खुद भी पड़ोस में लेट जाते हैं, ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि क्या मैं अपने बेटे को ही तो नहीं उसकी जान ले रहा हूं। लेकिन श्रद्धा है कि निसर्ग हीलिंग करता है। तो वो प्रसंग जो है मणिलाल का, वो तो बड़ा सुंदर है, बहुत पढ़ने लायक है। गांधी का जो स्वास्थ्य विचार है उसका भविष्य क्या है, ये थोड़ा मैं जिक्र करना चाहता हूँ। विज्ञान रुकता नहीं है, नई नई खोज होती जाती है। तो गांधी के विचार को भी जो गांधी ने किया वहीं तक नहीं रुकना है, वो बहुत अगांधी होगा अगर हम वहीं रुक जाएं। गांधी ने कहा नहीं तो कैसे करेंगे भैया, दिस इज नॉट गांधी। अरे जो गांधी कहता है कि मेरा कल का वचन और आज के वचन में फर्क दिखाई दिए, और अगर तुम्हारा अभी भी विश्वास है कि मैं पागल नहीं हो गया हूं, तो मेरे आखिर के जो वचन है उस पर विश्वास रखो। इसका मतलब क्या कि मैं हर क्षण हर रोज बदलने के लिए फ्री हूं। मैं हर रोज विकसित हो रहा हूं, मेरा विचार विकसित हो रहा है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं, मैं जान रहा हूं, मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो मेरा तो विचार बदलेगा। तो गांधी तो बिल्कुल ही स्थिर नहीं है, डायनामिक है। दिक्कत यह है कि हम गांधी को पकड़ के हम पत्थर बन जाते हैं। तो गांधी के भविष्य में गांधी विचार के और कुछ निसर्गोपचार के भी क्या आयाम हो सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे गांधी का स्वास्थ्य विचार दिन ब दिन ज्यादा महत्व का होते जाएगा। डीन ऑर्निश ने जो प्रयोग किया वो तो एक छोटा सा कदम है, लेकिन गांधी विचार की जो जीवन शैली है, जीवनचर्या, एकादश व्रत पर आधारित जो जीवनचर्या है, उसका स्वास्थ्य पे क्या परिणाम हो सकता है, खोज का विषय है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है खोज। गांधी उपवास करते थे, सभी जानते हैं, बड़ा पावरफुल शस्त्र था। ब्रिटिश लोगों के लिए तो गांधी एक परेशानी थी कि यह आदमी खाना भी छोड़ दे तो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कांपती थी, यह आदमी खाता था तो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कांपती थी, यह आदमी नमक उठाए तो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कांपती है, यह आदमी चरखा काटे तो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कांपती है। तो उपवास को गांधी ने राजनीतिक या समाज परिवर्तन के शस्त्र के रूप में तो बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें स्वास्थ्य विचार भी है। कई बार तो बिना किसी मांग के भी गांधी ने उपवास किए हैं। क्यों कर रहे हैं? और सिर्फ गांधी नहीं, हमारी भारतीय परंपरा में एकादश है, कोई सोमवार करता है तो कोई मंगलवार करता है तो कोई शुक्रवार करता है। औरतें तो कई बार उपवास ही उपवास करते रहती हैं। मुस्लिम लोग जो है वो रमज़ान में रोज़ा पालन करते हैं। तो ये उपवास तो ऐसे दिखता है कि पुराना तरीका है, हम लोग इसको आज तक हंसते आए हैं। ये सनातनी लोग उपवास करते हैं, लेकिन अब नया विज्ञान जो आ रहा है, उपवास का विज्ञान, फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, बीच बीच में उपवास, एकादशी, सोमवार, या तो लंबा उपवास, निसर्गोपचार। इस उपवास का शरीर पे क्या परिणाम होता है? डायबिटीज के उपचार की जो सबसे बेहतर किताबें हैं वो जोसलिन क्लिनिक बॉस्टन से निकलती है। 100 साल पहले जोस्टिन मेडिसिन के प्रोफेसर थे। 100 साल पहले जोसलिन डायबिटीज के उपचार के लिए उपवास थेरेपी देते थे। फिर इंसुलिन की खोज लगी, हम भूल गए, फिर से उसको रीडिस्कवर कर रहे हैं। फास्टिंग एज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग एज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में हाल ही में एक ट्रायल भी आई है, एक रिव्यू आर्टिकल भी आया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या परिणाम होते हैं वो पढ़ने के लिए, आपको पढ़ने के लिए मैं कुछ होमवर्क भी रखना चाहिए, तो बाद में पढ़िए। प्रार्थना का क्या परिणाम स्वास्थ्य पे होता है, हो सकता है, खोजना पड़ेगा। अब थोड़ी आंखें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इन सब चीजों में तथ्य नजर आ रहा है विज्ञान को, तो हमको खोजना पड़ेगा। श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी, लेकिन विज्ञान की जिज्ञासा और प्रश्न भी रखने पड़ेंगे। स्केप्टिसिज्म आवश्यक है। तो प्रार्थना का क्या रोल है? गांधी स्वदेशी कहा करते थे, और गांधी के विचार में स्वदेशी और स्वास्थ्य भी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अब स्वदेशी का मतलब है मैं जहां रहता हूं, मैं जहां हूं
वहां के समाज के साथ मेरा रिश्ता। अब ये रिश्ता जो है, बिलोंगिंगनेस, इसका स्वास्थ्य पे क्या परिणाम है? स्टडीज आए हैं कि आप अगर कुत्ता भी पाल ले या बिल्ली भी पाल ले तो आप बच जाते हैं, बीमारियां कम हो जाती है, टल जाते हैं। कैंसर के जिन मरीजों ने कुत्ता पाला और जिन्होंने नहीं पाला, जिन्होंने पाला वो ज्यादा समय जी गए। वाई? क्योंकि बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंग टू समबडी, टू बी रिलेटेड टू समबडी, इट हैज अ ग्रेट हीलिंग पावर। तो स्वदेशी की क्या हीलिंग पावर है, सेवा की क्या हीलिंग पावर है। जब हम सेवा करते हैं तो हम सिर्फ देते नहीं है सेवा, हम रिश्ता भी बनाते हैं। जब रिश्ता बनाते हैं तो उसका भला होता है कि नहीं होता है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा तो भला हो ही जाता है। तो सेवा की क्या ताकत है। अस्वाद व्रत जो है गांधी का, वो हमको कैसे ओवर ईटिंग से रोक सकता है। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, गांधी अस्वाद व्रत के बारे में कहते हैं कि ये जो जीभ है हमारी बहुत नचाती है हमको, लेकिन लिटमस पेपर जैसे होता है वैसी जीभ होनी चाहिए। लिटमस पेपर जब आप डुबोते हैं वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है, इससे उसको कुछ लेना नहीं, वो आपको कलर दिखाता है। वैसी जीभ जो है वो लिटमस पेपर के मुताबिक या चम्मच के तरह होनी चाहिए। उसको डुबाया, उसको कोई रस अनुभूति नहीं होनी चाहिए। जीभ हमको डिक्टेट ना करे। अब अस्वाद व्रत जो है गांधी का, उसका पूरे डायटिक्स में और ओवर कंजम्पशन में और ओबेसिटी में और एक्सेसिव कैलोरी कंजम्पशन में और शुगर सिरप कंजम्पशन में कम करने में क्या रोल हो सकता है। तो पश्चिम ने तो ये कभी सोचा नहीं है। ये सब रिसर्च के विषय है। ब्रह्मचर्य का क्या रोल हो सकता है, ये तो बहुत ही खोज का विषय है। उत्पादक परिश्रम, आप जिम पे कैलोरी जलाएं और उधर इलेक्ट्रिसिटी भी जलाएं और ग्लोबल वार्मिंग भी करें, इसके बजाय भैया थोड़ा खेत में काम करो, शरीर श्रम भी हो जाएगा, पृथ्वी भी बच जाएगी और एक पेड़ भी उगाएगा और डबल जॉय, डबल बेनिफिट, आनंद भी होगा। तो शरीर श्रम का। और आखिर में जो आरोग्य स्वराज मैंने कहा, तो ये जो मोबाइल फोन आ रहे हैं, एप्स आ रहे हैं, इनके कारण सामान्य नागरिक अपना बीपी गिन सकता है, अपना हार्ट रेट गिन सकता है। कल तो उसको उसमें ईसीजी भी मिल जाने वाला है। तो सामान्य आदमी तो बहुत एम्पावर होने वाला है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिर्फ बुरी है बुरी है बुरी है ऐसा बूढ़ा मंत्र मत जपिए। इसका इस्तेमाल हम स्वास्थ्य के बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये तो अपनी क्रिएटिविटी पे निर्भर करता है। आपके पास अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो उसको दोष मत दीजिएगा, अपने आप को कोसिए। तो इवन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आरोग्य स्वराज्य के लिए हम कैसे करेंगे। ग्राम स्वराज और भारत सरकार की आशा, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ती गांव-गांव में है, कैसे जोड़ेंगे। नहीं तो वो आशा सिर्फ फैमिली प्लानिंग करते रह जाएगी। उसको तो ग्राम स्वराज की कार्यकर्ता बनाना चाहिए। ये गांधी विचार के स्वास्थ्य के बारे में पूरा विस्तार ही इतना बड़ा है। ये कार्यशाला में उसको हम ज़्यादा खोजेंगे, ज़्यादा समझेंगे। एक भाषण में मैं ये पूरा कर दूं, ये संभव ही नहीं है। डॉक्टर भरत शाह और उनका निसर्गोपचार केंद्र, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज इसके लिए मौका दिया। लेकिन एक चीज़ पे मैं ख़त्म करूंगा, वो ये कि इस कार्यशाला के बाद में, या मैंने जो थोड़ा कुछ कहा उसके बाद में भी, ये सिर्फ विचार पर न रुके, आचार में आना चाहिए। गांधी सिर्फ वैचारिक पंडित नहीं है। गांधी तो आचार्य का बादशाह है, आचार्य है, महाआचार्य है। करने लगाता है, सिर्फ बुद्धिवंत नहीं बनने देता। उसने तो खाई पाट दी है। करने वाला एक और विचार करने वाला एक, ये जो हमारे समाज में खाई रही उसको काट दी है। तो गांधी क्या कहते हैं, 1930 की घटना है। गांधी ने नमक सत्याग्रह का कार्यक्रम ऐलान किया है
मोतीलाल नेहरू बड़े बैरिस्टर हैं, इलाहाबाद में बैठे हैं। वो गांधी को एक लंबा पत्र लिखते हैं कि बापू आप बहुत महान हैं, सब मान्य है, लेकिन इस बार तो आपकी गलती हो गई। अरे वो बड़ा भारी ब्रिटिश साम्राज्य, और आप जाके नमक उठाएंगे तो उनका क्या लेना जाना है, उसका क्या बिगड़ने वाला है, वो तो पूरी तरह आपको इग्नोर करेंगे, आपकी बहुत हंसी होने वाली है आपकी। नमक उठाने से उनका क्या बिगड़ जाएगा? तो ये प्रोग्राम आपका गलत हो गया है। आप उठाएंगे नमक और वो आपको छोड़ ही देंगे तो आपकी तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो फॉर गॉड सेक इस प्रोग्राम को जरा वापस लीजिएगा, अपनी इज्जत बचा लो। मोतीलाल नेहरू ने 22 पन्नों का पत्र लिखा है। बैरिस्टर थे तो एक लॉयर जैसे केस रखता है कोर्ट के सामने, वैसे मोतीलाल नेहरू ने गांधी के इस प्रोग्राम में क्या क्या कमजोरियां हैं और ये कैसे फेल होने वाला है और ब्रिटिश सरकार इसको पूरी तरह कैसे इग्नोर करेगा, इसका एक 22 पन्नों का पत्र लिखा है। अब उनको अपेक्षा थी या तो गांधी मेरी बात मान लेंगे या तो फिर कम से कम जवाब तो देंगे, वो भी बैरिस्टर हैं। तो गांधी ने एक पोस्ट कार्ड लिया, उस पोस्ट कार्ड पे हाथों से लिखा, प्रिय मोतीलाल, तुम्हारा पत्र मिला, करके देखो तुम्हारा बापू। कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई तर्क नहीं। अब ये कोई क्या बेहूदी बात है? कह रहे हैं कि सिर्फ करके देखो। लेकिन गांधी करने वाला मिस्त्री था। तो मोतीलाल जी ने कहा कि अब क्या करें, परेशान बूढ़े को, अब नेता तो माना है तो करना तो पड़ेगा। तो मोतीलाल जी ने जाहिर किया कि इस तारीख को मैं अब इलाहाबाद से निकलूंगा और वो शायद पूर्व के किनारे पे समुद्र पे जाने वाले थे, वहां जाके मैं सत्याग्रह करूंगा। उनको पूरा भरोसा था कि मेरे जाने की इससे क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा इग्नोर करेगी। रिजर्वेशन कर लिया, ट्रेन का सामान भर लिया, रात को सो गए और रात को 12 बजे टक 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 टक। उस जमाने में रात को 12 बजे जब दरवाजे पे टक टक होता है तो उसका अर्थ सब लोग जानते थे। दरवाजा खोला, बाहर ब्रिटिश पुलिस खड़ी है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं नमक उठाने जा रहा हूं और ब्रिटिश सरकार घबराती है, पहले मुझे पकड़ लेती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक टेलीग्राम करना है। तो पुलिस ने कहा लेकिन पॉलिटिकल टेलीग्राम नहीं चलेगा। नहीं, पॉलिटिकल नहीं है, पर्सनल है। टेलीग्राम लिया, मोतीलाल जी ने लिखा, प्रिय बापू, करने के पहले ही देख लिया। तो आज के इस कार्यशाला से जब हम लौटेंगे तो गांधी के विचार को करके देखो। धन्यवाद।